वक्फ बोर्ड के पास इंडियन रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है। अगर मैं आपको ये बताऊं तो आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट की अचानक बात क्यों होने लगी है। दरअसल बात ऐसी है कि इस एक्ट में NDA 3 यानी जो मौजूदा सरकार है कुछ 40 के आसपास बदलाव यानी कि संशोधन करने जा रही है। ऐसे में इस वीडियो में समझते हैं कि वक्फ पर विवाद आखिर क्या है, क्या होता है वक्फ एक्ट, कैसे काम करता है ये, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और भारत में कहां से आया था वक्फ का कॉन्सेप्ट, क्या बदलाव होने वाले हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। वक्फ अरबी भाषा का वक़फ़ा शब्द से बना हुआ है, जिसके मायने होते हैं ठहरना। वक्फ की कहानी काफ़ी पुरानी है। शुरू से इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है और कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है उनके ही दौर से चला आ रहा है। होता ये था कि जो लोग होते थे वो अपनी ज़मीनों को गिफ्ट किया करते थे, यानी कि वक्फ किया करते थे। इस पर मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिए जाते थे, जिससे लोगों का जो डेवलपमेंट है वो लगातार होता रहे, उनकी पढ़ाई होती रहे। दुनिया में कई पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें वक्फ इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, जिसमें अल अज़हर यूनिवर्सिटी है जो कायरो इजिप्ट में मौजूद है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ अल क़ुरैन है जो कि फेज़ मोरक्को में मौजूद है। तो इसको और सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो वक्फ वो संपत्ति है, वो प्रॉपर्टी है जो रिलीजियस और चैरिटी के लिए खुदा के नाम पर या अल्लाह के नाम पर गिफ्ट कर दी जाती है। इसका ये भी कॉन्सेप्ट है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से जो भी मुनाफा होता है उससे गरीबों को फ़ायदा भी हो, इसीलिए यहाँ पर चैरिटी का भी जिक्र हमने पहले आपको करके बताया है। अब आइए समझते हैं कि भारत में इसका इतिहास क्या रहा है। भारत में इसका जो इतिहास है उसके लिए बात करें तो दिल्ली सल्तनत के दौर से ही ये कॉन्सेप्ट भारत में कदम रख चुका था। द प्रिंट की एक रिपोर्ट है, उसमें इस बात का भी जिक्र मिलता है कि एक किताब थी वक्फ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो 1968 की किताब बताई जाती है, जिसके ऑथर थे S अतर हुसैन और S खालिद रशीद। उन्होंने वक्फ के इतिहास के बारे में इस किताब में ये बताया है कि सुल्तान मुइज़ुद्दीन शाम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव गिफ्ट कर दिए थे, यानी कि डेडिकेट कर दिए थे। इस दौर में इसी तरह कई राज करने वाले जो थे और इस्लाम के मानने वाले लोग थे वो इसी तरह के काम करते आए थे। अब इसके बाद जब ब्रिटिश राज आया तो ये वक्फ का कॉन्सेप्ट प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन में पहुंचता है। यहाँ इस मामले की सुनवाई 4 जजेस करते हैं। 4 ब्रिटिश जज इस मामले की सुनवाई करते हैं और वक्फ के कॉन्सेप्ट को सिरे से नाकार देते हैं वहाँ पर और इसे इनवैलिड बता देते हैं। बिल्कुल भी इसको ये कहते हैं कि ये यहाँ पर ये वैलिड नहीं है। लेकिन इंडिया यानी कि भारत में इन ब्रिटिश जजेस के डिसीजन को स्वीकार नहीं किया जाता है। उस वक्त पर मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 जो है वो बच जाता है। वैसे यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारत में मुस्लिमों की ज़मीन को लेकर जो विवाद हुआ करते थे उसमें इसी मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 एक्ट के तहत ही कार्रवाई हुआ करती थी। इसके बाद वक्फ एक्ट और बेहतर किया जाता है, धीमे धीमे इसमें बदलाव किए जाते हैं, कई सारे बदलाव होते हैं। द वक्फ मुसलमान एक्ट 1923 इसके बाद आता है, भारत आज़ाद होता है, फिर नेहरू सरकार में इस एक्ट में कुछ और बदलाव किए जाते हैं और लाया जाता है वक्फ एक्ट ऑफ 1954। फिर इसमें कई संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। वक्फ एक्ट ऑफ 1995 आता है, फिर आता है वक्फ एक्ट ऑफ 2013। ये लगातार यहाँ पर अमेंडमेंट्स होते गए और ये बदलाव होते गए। वैसे आज़ादी के बाद साल 1954 यानी कि 1954 में नेहरू सरकार में वक्फ एक्ट पास हुआ था, तो इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया था और इस एक्ट को लागू करने के बाद 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी बना दिया गया था। 1954 में इस एक्ट में हर स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी में वक्फ बोर्ड के गठन की इजाज़त देने का जो संशोधन था वो किया गया था। 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो इसको और मजबूत बना दिया गया था मुसलमानों के लिए, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जाता है। अब इस एक्ट के क्रक्स को समझ लेते हैं कि भारत में इस एक्ट का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था।
जैसा हमने आपको शुरू में भी बताया था कि वक्फ का मतलब क्या होता है, तो भारत में भी जब कानून बना तो ऑब्जेक्टिव यही था कि इन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो ज़मीन थी उन पर जो भी काम हो उससे गरीब तबके को फ़ायदा हो। इस्लाम धर्म के मानने वालों को मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या तालीम के लिए यानी कि पढ़ाई के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिले। वहाँ पर वक्फ एक्ट को बनाने का मायने यही था कि इस ज़मीन को मैनेज करने, उसका सुपरविज़न करने, उसको प्रोटेक्ट करने से में जो कोई भी परेशानी है वो ना हो। इस एक्ट को बनाने के बाद ये जिम्मेदारी थी कि वक्फ की जो भी ज़मीनें हैं उनके मैनेजमेंट के लिए हर एक स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं भारत में वहाँ पर वक्फ बोर्ड होना चाहिए। हर स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का गठन करती है और इस बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्कॉलर्स होते हैं या फिर IAS ऑफिसर्स होते हैं यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इनके मेंबर्स होते हैं। जब भी कोई ज़मीन इनके पास आती है तो इसका सर्वे किया जाता है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के ज़रिए ही ये सर्वे होता है। इस कानून में इसका प्रावधान भी मिलता है कि हर एक राज्य में जो भी वक्फ की ज़मीनें हैं उसके पूरे कागजात हों, जिससे आगे चलकर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन्स ना हो कि ये ज़मीन किसकी थी, किसी प्राइवेट पार्टी की थी या किसी और की। वक्फ पे जो मेंबर सर्वे करते हैं तो वो प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स होती हैं जैसे लोकेशन, साइज़, वैल्यू और उसकी किस पर्पज़ में उसका इस्तेमाल किया जाना है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करके एक डेटा बनाया जाता है। अब सवाल आता है कि वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो जो सारी वक्फ की ज़मीनें होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन स्टेट वक्फ बोर्ड के पास होना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वक्फ प्रॉपर्टी की हर एक डिटेल को मेंशन करना होता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर क्या काम किया जाना है, इससे कितनी इनकम होने वाली है, कितनी हो रही है और ये इनकम कहाँ लगाई जाने वाली है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। इन वक्फ बोर्ड में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एक्ट के हिसाब से मुतवल्ली वक्फ प्रॉपर्टी का इंचार्ज होता है। यहाँ मुतवल्ली मतलब यानी कि मैनेजर या फिर जो ट्रस्टी होता है। इस मुतवल्ली की जिम्मेदारी होती है कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करे, एनुअल रिपोर्ट्स उसकी तैयार करे, वक्फ प्रॉपर्टी से आने वाली जो इनकम है वो सही जगह इस्तेमाल हो रही है उसका भी ख्याल वहाँ पर वो रखे। अगर इन सब कामों में कोई भी मिसमैनेजमेंट मिलता है तो स्टेट वक्फ बोर्ड के पास अथॉरिटी होती है कि वो ज़रूरी एक्शन वक्फ एक्ट के हिसाब से ले सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी कानून है कि बिना स्टेट ऑफ बोर्ड के अप्रूवल के कोई भी प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती है, न किसी को ट्रांसफ़र की जा सकती है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड लीगल एक्शन यहाँ पर ले सकता है जो स्टेट के बोर्ड्स होते हैं वक्फ की, वहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं। अब ये भी समझिए कि इसके लिए क्या जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाया गया है। तो वक्फ प्रॉपर्टी के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल्स होते हैं, यानी कि जो सिविल कोर्ट्स होते हैं उसी की तरह ये काम करता है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर सुनवाई की जाती है। ये ट्रिब्यूनल्स वक्फ बोर्ड्स, मुतवल्लीज और बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके डिस्प्यूट के बीच में जो होती है सुनवाई उस पर की जाती है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, मिसमैनेजमेंट होता है तो वो यहाँ पर फैसला लेता है। अब इसके फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो कानून के हिसाब से स्टेट वक्फ बोर्ड को प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना होता है और हर साल ऑडिट कराना होता है। बोर्ड एनुअल रिपोर्ट्स बनाकर अपने स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करती है। साथ ही साथ जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है उसको भी भेजा जाना ज़रूरी होता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि आज़ादी के बाद 1964 में ये बनाया गया था जिससे सेंट्रलाइजेशन किया जा सके इस वक्फ के कॉन्सेप्ट को। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत की केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। बाकी के जो स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं उनके साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कोऑर्डिनेशन रहता है, जिससे कि एक ही पेज पर रहते हुए सभी बोर्ड्स वो एक साथ काम कर सकें, एक तरीके से काम कर सकें। अब आज का मुद्दा क्या है तो समझते हैं यहाँ पर। तो केंद्र सरकार कुछ 40 अमेंडमेंट इस वक्फ एक्ट में करने जा रही है। बिल संसद में पास हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा। सोर्सेस के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास अभी कई ताकतें हैं, वो मनमाने ढंग से काम करता है, ऐसा केंद्र सरकार का दावा है और जो बिल का कहना है यहाँ पर कि उसमें अब ये चेंजेस किए जाएंगे।
अब ये कहा जा रहा है कि सरकारें वक्फ संपत्ति का वेरिफिकेशन करेंगी। अभी तक वक्फ स्टेट बोर्ड ही वेरीफाई करा करते थे। अगर बिल पास होता है तो इसी तरह के कुल 40 संशोधन इसमें किए जाने हैं। बताया जा रहा है कि महिलाओं की जो भागीदारी है उसको भी यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। इस पर अलग अलग मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। कुछ नेता संशोधन के पक्ष में हैं तो कुछ इसको अपोज कर रहे हैं। इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में। कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। यहाँ पर आपको बता दें कि वक्फ के पास 8,50,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है जो कि करीब 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है। ऐसे में अगर अमेंडमेंट्स होते हैं तो मुस्लिम एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की पावर्स काफ़ी कम हो जाएंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर चुका है। वक्फ पर ज़मीनों को लेकर विवाद होते रहे हैं, साथ ही वक्फ की जो ज़मीनें हैं उस पर भी विवाद हुए हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है कि अगर ये जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं केंद्र सरकार लेकर आ रही है वो कहाँ तक सही हैं? क्योंकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन से वो अमेंडमेंट्स होंगे जो लेकर सरकार आ रही है। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।